हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीडियो में हमारे जो आप लोगों ने प्यार दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो इस लास्ट वीक के अंदर हमने एनालिसिस किए थे कि एक नया हाई लगेगा मार्केट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि मार्केट ने अपने पहले दोनों हाईज की तरह एक नया हाई बनाया है और मार्केट ने प्रीवियस हाई को भी टेस्ट किया है। तो दैट मीन ट्रिपल टॉप जो एक चार्ट पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने के करीब करीब ही है और मार्केट जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने के कगार पे है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त आप प्रॉफिट ले सकते हैं, यानी कि आपके पैटर्न के मुताबिक कौन सी साइड पे मार्केट जा सकते हैं? कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं अपने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फेसबुक के मेंबरान का और यूट्यूब के मेंबर्स का। इन्होंने ढेर भर के प्यार दिया, एक एक्टिव कम्युनिटी बनाने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। लेकिन माजरत के साथ मैं इनको लास्ट वीक टाइम नहीं देख पाया क्योंकि मैं इस टाइम जब बैठा हुआ हूँ, इस टाइम मैं स्कर्दू में हूँ और स्कर्दू से मैंने कल हुंजा चले जाना है और हुंजा में इंशाल्लाह अपना वीकेंड स्पेंड करने के बाद मैं इंशाल्लाह मंडे को आपके साथ कंटिन्यू करूंगा या ट्यूसडे को। सो माय डियर फ्रेंड, मेरे मेंबर्स को 2-3 दिन मुझे मिस करेंगे, उनके लिए मैं एडवांस माजर चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस वीक गोल्ड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट एफओएमसी के अंदर बाबा जी ने, पॉल साहब, कहा था कि हम मजीद रेट हाइक करेंगे या नहीं करेंगे, या रेट को वहीं पे स्टेबल कर देंगे या रेट कट करेंगे। ये डिपेंड करता है आने वाले वीक्स में डाटास के बारे में कि वो डाटास के रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो इस वीक में अभी सबसे पहले आपको नेक्स्ट वीक का कैलेंडर दिखाऊंगा और उसके मैं बताऊंगा कौन कौन से डाटास हैं जो एफओएमसी यानी कि अगले जो एफओएमसी आने वाली है उसके ऊपर इंपैक्ट करेंगे और रेट हाइक होगा या नहीं, या रेट कट होगा या रेट स्टेबल रहेगा, उस डिसीजन में बाबा जी की हेल्प करेंगे। दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो में हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह के मैंने बताया कि ट्रिपल टॉप बन गया जनाब, मोजे लग गई हैं और मार्केट रेडी है सेल में आने के लिए, या फिर मजीद बाय जाएगी इस दफा पुराने रिकॉर्ड तोड़ के मार्केट, तो वो भी टेक्निकल में पूरा जायजा दूंगा, मंथली, वीकली एंड डेली। और उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा कि सेंटीमेंट क्या है। और अब्बास भाई से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक आपको बताएं ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, कितने बायर एंटर हो रहे हैं, कितने रिटेल ट्रेडर एंटर हो रहे हैं और कितने मुकम्मल ट्रेडर एंटर या फिर एग्जिट हुए हैं, और उस पर हम क्या सेंटीमेंट अपना बनाएं, मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, मार्केट को बाबा जी की जो एफओएमसी की स्पीक है उसने किस तरह से, कल एनएफपी का जो डाटा गुजरा है मार्केट उस तरह उसको कैसे ले रही है, और आने वाले दिनों में जो इस वीक में डाटाज है मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करेगी। तो देर किस बात की, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीकली एनालिसिस, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। अब्बास भाई इस पे उस मामले में भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के इंफॉर्मेशन से और नॉलेज से भरपूर गोल्ड के फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंट एनालिसिस की वीडियो। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके, सबसे पहले हम अपने कैलेंडर पे चलते हैं और कैलेंडर पे देखें अगर आप, तो कैलेंडर में मंडे के वाले दिन जो है वो पाउंड और यूरो का हॉलिडे है और ये बैंक हॉलिडे कहा है, या इसको विक्ट्री डे के नाम से इसको याद रखा जाएगा जी, और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। ये लो लिक्विडी, अच्छा जी, ये यानी कि मार्केट ओपन होगी लेकिन इतना मजा नहीं आएगा, और यूएसडी के अंदर तो कोई न्यूज है ही नहीं। अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन भी यूएसडी के अंदर कोई रेड न्यूज नहीं है। जो तीन छोटी छोटी न्यूज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये देखें, एफओएमसी के विलियम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात होगी और इन्होंने जो बात करनी है वो भी मार्केट के ऊपर काफी इंपैक्ट करेगी। इसके अलावा दो और लो इंपैक्टेड न्यूज़, आपका पता है आपका भाई लो इंपैक्टेड न्यूज़ को देखता भी नहीं है। अगर हम बात करें बुध की, तो बुध आपको पता है हमारा काफी स्पेशल डे होता है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो बुध वाले दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है सीपीआई मंथ बाय मंथ, सीपीआई ईयर बाय ईयर और कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ। अभी मैं बात कर रहा था कि एफओएमसी की जो हम लास्ट स्पीच सुन रहे थे, जब एफओएमसी आई रात को 12 बजे मैं आपके साथ लाइव था, तो उसमें बाबा जी ने एक वर्ड बोला, उन्होंने कहा कि अभी मैं नहीं कुछ कह सकता,
कि आने वाले दिनों में मैं मजीद रेट हाइक करूंगा या मैं रेट कट करूंगा या मैं रेट वैसे का वैसे ही रहने दूंगा। वो डिपेंड करेगा डाटाज के ऊपर। आने वाले दिनों में डाटाज कौन से डाटाज हैं भाई ये वो डाटा है सीपीआई। बाबा जी की स्पीक का टोटल मरकज जो रहा वो इन्फ्लेशन रहा, महंगाई रहा, और महंगाई का मेन इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है? वो है सीपीआई और पीपीआई। तो सीपीआई अगर आ जाता है, अगर हम सीपीआई की बात करें तो 1%, इसको 0.1% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लास्ट मंथ आया था, अभी इसकी फोरकास्ट आई नहीं है, मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में फोरकास्ट आ जाएगी। तो अगर ये सीपीआई बढ़ जाता है तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए बड़ी अच्छा साइन होगा और वो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से रेट हाइकिंग की तरफ ना जाए शायद। लेकिन अगर सीपीआई बहुत कम आ गया तो देयर इज अ प्रॉब्लम, मार्केट में प्रॉब्लम तो होगी फिर। और इसके अलावा मंथली और कोर सीपीआई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाला दिन भी यूएसडी के लिए एक बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि दूसरा इंडिकेटर जिसकी बाबा जी ने इंडिकेशन की थी कि यार डाटाज पे डिपेंड करेगा, और दूसरा इंडिकेटर कौन सा, दूसरा डाटा कौन सा, वो है पीपीआई। ये भी महंगाई का ही एक इंडिकेटर है जो कि बताता है कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। सो पीपीआई का जो डाटा है, ये पीपीआई का डाटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये मजीद नेगेटिव में चला गया तो दैट मीन एफओएमसी और फेडरल रिजर्व के बैंक के ऊपर काफी और प्रेशर आएगा और डिसीजन लेने काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। उसकी वजह ये भी है एक, क्योंकि अगर आपने वो स्पीच सुनी है या उससे पहले खबरें सुनी है तो आपको पता होगा कि मार्केट में कुछ लोगों ने धमकी भी लगा दी थी कि हम पूरे अमेरिका का पहिया जाम कर देंगे, हड़ताल करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, अमेरिका में पहले भी इस तरह का काम हो चुका है कि वो कह रहे हैं कि शरह सूद आपके इतना बढ़ाने की वजह से हमारे बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं, कारोबार डिफॉल्ट कर रहे हैं, लोगों को, इंडस्ट्री हमारी वाइंड अप हो रही है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी हर्ट हो रही है। लोगों को इंडस्ट्री से ज़्यादा बैंक जब प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा तो कारोबार कौन करेगा? वो लोग, अमीर लोग पैसा बैंकों में रख के उधर से इंटरेस्ट लेते जाएंगे, गरीब लोगों की जॉब्स आ रही हैं। तो जॉब्स, तीसरा इंडिकेटर जो है वो जॉब्स के इंडिकेटर है। सबसे पहला इंडिकेटर जो बाबा जी ने देखना है वो सीपीआई का है, दूसरा पीपीआई का है, और तीसरा जॉब्स है। जॉब्स के बारे में भी रात को जब हम स्पीक सुन रहे थे एफओएमसी की नाइट को, तो बाबा जी ने जॉब्स के बारे में बड़ा खुल के कहा कि जॉब्स के बारे में उनको तहफुजात हैं। यहाँ पे वो डविश हुए, थोड़े से डविश हुए कि जॉब्स कम हुई हैं, और उन्होंने एडमिट किया पॉल ने कि हमारी जॉब्स कम हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन जॉब्स को बढ़ाएं। तो जॉब्स नहीं बढ़ेंगी इस तरह जब तक वो रेट हाइकिंग के साइकिल को स्टॉप नहीं करेंगे। तो ये तीन मेजर इंडिकेटर मेरे ख्याल से होते हैं जो पोल देखेगा या फिर फेडरल रिजर्व की टीम देखेगी, देन दे विल डिसाइड कि आने वाले दिनों में उन्होंने रेट हाइक करना है या नहीं, या रेट कट करना है, तो वो ये डिसाइड करेंगे। तो ये तीन मेजर डाटाज होते हैं। तो उनमें से दो तो इस वीक में आ रहे हैं, और कंज्यूमर सेंटीमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्राइडे वाले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट के ऊपर भी मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और इसको भी कंसीडर किया जाता है। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल और लीडिंग इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर है जिसकी इस वीक में न्यूज़ है। सो माय डियर फ्रेंड, ओवरऑल अगर फंडामेंटल के हवाले से हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी आपको चीज़ें प्रेशराइज नजर आती हैं। डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको वो चीज़ें नजर आती हैं कि इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट है। तो एफओएमसी, एनएफपी और इस वीक में ये जो तीन न्यूज़ है, तो एफओएमसी का डिसीजन आपने देख लिया, एनएफपी का देख लिया। अब ये जो तीन इस वीक में जो तीन मेजर इंडिकेटर है ना, 3 या 4, ये आने वाले दिनों में हमें बताएंगे कि आने वाले दिनों में रेट हाइकिंग का साइकिल कैसा चलेगा। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है CME groups.com, एक वेबसाइट है जहां पे आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि कितने % चांसेस हैं रेट हाइक करने के या रेट कट करने के। अगर इस वेबसाइट में देखें तो 14 जून 2023 को नेक्स्ट रेट हाइक है या एफओएमसी की मीटिंग है, उसमें देखें ऑलमोस्ट 98% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि या तो रेट हाइक करो ही ना, यानी कि 5.25 ही रहने दो, और अगर नहीं करना तो रेट कट करो और 5% पे वापस आ जाओ, 5.00 पे। तो ये देखें नीचे लिखा हुआ है। तो ये 98% लोग इस हक में है कि रेट हाइक नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो बाकी 2% लोग हैं अभी तक का, अभी इंडिकेटर आए नहीं है, ये वेबसाइट से आप देख सकते हो, ठीक है नहीं। इस वेबसाइट में 2% लोग ये कह रहे हैं कि भाई रेट 25 बेसिक्स पॉइंट का नहीं 50 बेसिक्स पॉइंट का कट करो और इसको लेके आओ 4.75 पे। तो यहाँ पे देखिए 4
0.75 पे लोग कह रहे हैं कि इसको लेके आओ और ये केवल 2% लोग हैं। तो डेट मीन इन लोगों की नहीं मानी जाएगी और ज़्यादा जो 98% लोग हैं, लेकिन अभी ये हतमी फैसला नहीं है। अभी हतमी फैसला नहीं है, जैसे ही ये इंडिकेटर आएंगे इस वीक में फिर ये डिसाइड होगा और इस वेबसाइट पे आप नजर रखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि रेट हाइक होना है या नहीं होना, या कितने % चांसेस है रेट हाइक होने के, या रेट कट होने के, या रेट स्टेबल रहने के। बाकी मैं को दावत देता हूं अब अब्बास साहब को कि अब्बास भाई आपको टेक्निकल फंडामेंटल और सेंटिमेंटल एनालिसिस करके दे, बिकॉज मैं तो ट्रिप पे हूं यार, मुझे एंजॉय करने दो, क्योंकि मैंने पूरा वीक बड़ी अच्छी अर्निंग की है, अब मैं मौज मस्ती करूंगा और अब्बास साहब आपको कंटिन्यू करेंगे। जी अब्बास साहब बताएं हमें कि इस वीक में किस तरह से मार्केट बिहेव करेगी, और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लास्ट वीक में एफओएमसी का क्या रिजल्ट रहा आपकी नजर में, बाबा जी ने क्या कहा आपकी नजर में, और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा जो आया है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी नजर में, और आने वाले दिनों में रेट हाइकिंग को आप कैसे देख रहे हैं। और लास्ट चीज, हमें टेक्निकल और फंडामेंटल को मिक्सचर करके बताएं कि इंट्राडे ट्रेडर इस मार्केट से पैसा कैसे कमा सकता है इस वीक में। हाई और लो के सेटअप भी दे दीजिएगा हमें कि मार्केट गोल्ड हाई कितना जाती है और लो कितना जाती है, तो ताकि हम इंट्राडे ट्रेडर को हेल्प मिल सके और हम इस वीक में भी प्रॉफिट कर सके। तो ओवर टू यू अब्बास भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। myself Malik Ghulam Abbas live from Farag Ustad channel for the weekly gold analysis। आप जानते हैं कि राहील जो हैं वो थोड़ा गए हुए हैं एक्सकर्शन के ऊपर। सो इस वीक की जो एनालिसिस है वो हम आपके साथ करेंगे, ठीक हो गया। और यकीनन आपको इस वीक के एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करेंगे और डिफरेंट एनालिसिस और टूल्स की मदद से हम डिराइव करेंगे कि इस वीक में गोल्ड में क्या कुछ होने जा रहा है। जी, हम सबसे पहले थोड़े कैंडल्स को देख लेते हैं, ठीक हो गया। आप तो ये मेरा इतना फील्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी जब एनालिसिस करना है तो हमें देखना पड़ेगा। ज़रा मंथली का देख लेते हैं। लास्ट मंथ में भी एक हाई बना के क्लोजिंग नीचे हुई थी, और अभी तो ये मंथ का स्टार्ट है, हम एक हाई देख चुके हैं और कैंडल अभी नीचे है। मैं अगर मंथ ये जो पीछे प्रेशर बना हुआ है इसको सामने रखूं, गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है, लेकिन ये मंथली है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये क्या बोलते हैं उसको, जो थर्ड टाइप एक्टिविटी है वो भी डेवलप हो चुकी है। सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, डिमांड बिल्डअप में है, और हमें लगता है कि शायद ये वाला जो मंथ है ना ये शायद अच्छा क्लोज हो जाए, बट इट डिपेंड्स कि आगे आने वाले इवेंट किस तरह के होते हैं। सिमिलरली लास्ट वीक में आए तो लास्ट वीक काफ़ी वॉलेटाइल रहा, काफ़ी ऊपर विक्स बन रही हैं, ठीक है। और इसमें भी हमने देखा 270 280 को टच किया है। यहाँ हम देख लें तो ये तकरीबन ट्रिपल टॉप बनता है, ठीक है। इधर से भी मार्केट ने ली थी करेक्शन, नीचे गया था यहाँ, और ये है आई थिंक बहुत पुरानी डेट है, ठीक है। फिर हमने यहाँ देखा मार्च में, और अब ये फिर यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन जो ये टेरिटरी था ये काफ़ी स्टीप किस्म की अपवर्ड मूव थी, और यहाँ अब जो है ना इसकी जो बेस है ना ये सॉलिड हो रही है। सो देखना पड़ेगा कि ये जो ये वाली मूव है इसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से गोल्ड को अब यहाँ जाना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा हम इसकी जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस है उसको देख लेते हैं कि यार लास्ट वीक में या पिछले 1 2 3 वीक में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से जो गोल्ड है वो इस तरह की अपसाइड किस्म की मूव्स को बिल्डअप में दे रहा है, ठीक है। नंबर 1, आपको पता है कि हम जो पेयर ट्रेड करते हैं ये डॉलर के बिल्कुल अगेंस्ट में होता है, और डॉलर की कोई भी पॉलिसी जो है वो गोल्ड के ऊपर बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक हो गया। डॉलर इंडेक्स, फेडरल रिजर्व की हमने लास्ट वीक में मीटिंग देखी है, 3 मई को मीटिंग थी, ठीक हो गया। तो फेडरल रिजर्व ने अब 25 पॉइंट बेसिस रेट का जो है वो हाइक करके तो एक इशारा दे दिया है कि अब वो पास करेंगे, ठीक हो गया। अब वो पास करेंगे तो जो ये पास है ये डॉलर के बुल्स के लिए एक अच्छी सिचुएशन है। सो हमें उसके अंदर गोल्ड के अंदर और भी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। बट साथ में उन्होंने ये भी कहा जो उनके चेयर थे कि हम डाटा डिपेंडेंट रहेंगे। डाटा डिपेंडेंट मींस क्या है कि अगर आने वाला इनकमिंग डाटा जो हमने फ्राइडे को देखा एनएफपी का डाटा, ठीक हो गया। अब एनएफपी का डाटा ऑल फ्रंट में एक बम्बास्टिक किस्म की रिपोर्ट थी, मतलब उसमें आप वेज अर्निंग देख लें, 1 मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ आप देख लें यूएस की वेज अर्निंग, दैट इज सरप्राइजिंगली हाई।
नंबर्स देख लें, दैट इज़ हाई, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इवन थोड़ा अप देखा जा रहा था, लेकिन ये उससे भी बेहतर आ गया। सो ये इस रिपोर्ट ने तो दोबारा से जो है ना वो डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ और उस चीज़ को दोबारा से बिल्डअप में कर दिया है। सो एक अच्छी रिपोर्ट थी। अगर वो डाटा डिपेंडेंट की बात करता है तो ये जो पहला डाटा है ये तो उसके टिक में है। ठीक हो गया। इससे क्या हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि वो जो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, वो जो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज हैं वो पहले जुलाई में काफ़ी नज़र आ रही हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। अब अगर हम ये जून की मीटिंग में देखते हैं तो जून की मीटिंग में हमें ये पॉज करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इस रेंज में ये पहुंचे हुए हैं। ठीक हो गया, इस रेंज में ये पहुंचे हुए हैं, बट थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि ये माइट गो देयर। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी एनएफपी के रिलीज होने से पहले नहीं थी। एनएफपी का डाटा आया है तो ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाके देख लेते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? जुलाई में हमें नज़र आता है 37% चांसेस हैं कि यार ये हो सकता है 25 पॉइंट बेसिस को रेट कट कर लें। अब ये पॉसिबिलिटीज, ये चीज़ें टाइम के साथ साथ बिल्डअप होंगी। टाइम के साथ मींस जैसे उन्होंने कहा, उनके चेयर ने, पॉल ने, कि ये डाटा डिपेंडेंट है, तो अपकमिंग डाटा ही बताएगा। अपकमिंग डाटा में अब इस वीक में क्या आने वाला है? इस वीक में जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ यूएस को सिलेक्ट कर लूँ क्योंकि हमने यूएस को देखना है। जी, ये वेंसडे वाले दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब बाकी भी डाटा की अपनी सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, लेकिन जो वेंसडे वाले दिन है वो है सीपीआई। ठीक है, अगर तो हमें ये नंबर्स फिर से बढ़ते नज़र आते हैं। ठीक हो गया, ये वाले नंबर्स हमें फिर से बढ़ते नज़र आते हैं, यानी कि वहाँ पर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ गई है। सो इससे ये तो नहीं हो सकता कि वो फिर कोई रेट हाइक का सोचें। ठीक है, क्योंकि लगता ही है कि रेट हाइक को जो है ना वो अब काफ़ी हद तक कर चुके हैं। अब वो रिस्ट्रिक्टिव जोन में हैं, अब वो पास करेंगे। ठीक है ना, वो सेम रेट को कुछ अरसे के लिए मेंटेन करेंगे, ये लग रहा है, बट इट डिपेंड्स विद द टाइम के वो क्या आगे बिहेव करते हैं। बट अगर ये डाटा यानी कि महंगाई फिर से बढ़ जाती है, ठीक है ना, हमें ये वाला फिगर जो है वो 5.2, 5.4, 5.5, और ये जो सीपीआई मंथ एंड मंथ है ये 0.4 की बजाय ये भी बढ़ जाता है। ठीक हो गया, कोर भी बढ़ जाता है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि उनके ऊपर जो कट की प्रोबेबिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, और पॉज का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली इससे क्या होगा? इससे डॉलर को, जो डॉलर की एक मूव नीचे की तरफ चली हुई है, अगर हम डॉलर के ऊपर एक जो बेरिश प्रेशर है डॉलर इंडेक्स को देखें, तो डॉलर इंडेक्स फिर हमें यहाँ कहीं दोबारा इन इस एरियाज में इस वीक में चर्न करता नजर आएगा। ठीक है, मतलब हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट ले सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन इनकमिंग डाटा। ठीक हो गया, डिपेंड्स अपॉन इनकमिंग डाटा। एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हमने डाटा में देख लिया है कि सीपीआई, और सीपीआई के साथ और कौन सा फैक्शन होगा? फिर फ्राइडे वाले दिन है, दरमियान में पीपीआई भी है। अगर पीपीआई भी बढ़ती है, और हम देख तो अब बढ़ोतरी दे रहे हैं, उनके इजाफा देख रहे हैं, तो ये जो है ना ये डॉलर के अंदर एक स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे। स्ट्रेंथ मींस के देखें वो सेलिंग में है ना, तो वो ये लो वॉल्यूम पुल बैक हो सकता है, ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, शैलो रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, कोई इतनी डीप रिट्रेसमेंट नहीं हो सकती, डिपेंड करती है। ठीक हो गया। साथ में फिर फ्राइडे वाले दिन जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है और ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, लोग नॉर्मली इस डाटा को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को बैक टेस्ट करें तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मूवमेंट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो वो फैक्टर्स है ना कि जो यहाँ हमारे सामने एविडेंट है। ठीक हो गया। अब मैं उन फैक्टर्स की बात करना चाह रहा हूँ कि जिनकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें लास्ट वीक में जो ये मूवमेंट देखने को मिली है, मैं वो आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखें, मार्च में कहानी शुरू हुई थी, ये जो बैंकिंग सागा चल रहा है, ठीक है, हमने देखा था एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ देर का पॉज आ गया। फिर हमने अभी अप्रैल में देखा, ठीक है, एफआरसी, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक,
अभी जो देखने को आया है, आई थिंक मैकवेस्ट है और वेस्टर्न अलायंस है, दो और बैंक। ठीक हो गया, मुझे उनका नाम मैं थोड़े मिस कर रहा हूँ, दो और बैंक। ठीक हो गया। अब इन बैंकों के जो शेयर्स और कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक हो गया, उन उनका जो प्रेशर है वो भी फेडरल रिजर्व के ऊपर है। ठीक हो गया, मतलब मार्च से लेकर आज 5 मई या 6 मई है, अभी तक उनके ये चार अच्छे खासे बड़े बैंक्स जो हैं, ये मतलब ये दो दो डिफॉल्ट कर गए थे ना, ये इनके जो शेयर से काफ़ी प्लंज कर गए हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर भी फेडरल रिजर्व के ऊपर है। ठीक हो गया, क्योंकि एट टाइम हमें नज़र आता है कि सारी चीज़ें डॉलर को सपोर्ट कर रही होती हैं, बट डॉलर फिर भी गिरना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है कि जो इस किस्म का सिनेरियो है, ठीक है, ये एक नेगेटिव रिस्क क्रिएट करता है, रिस्क ऑफ की सिचुएशन क्रिएट करता है। तो इसका भी एडवांटेज, मतलब अगर कोई आप हम सम अप करना चाहें ना, कि मार्च से लेकर मई तक जो गोल्ड के अंदर ये अपसाइड की मूव बनी है, इट जस्ट बिकॉज एक तो फेडरल रिजर्व पास कर रहा था, उनका हाइकिंग साइकिल मेच्योर हो रहा था। ठीक हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो था इस बैंकिंग के अंदर जो प्रॉब्लम डेवलप हो रही थी, सिलिकॉन वैली बैंक से लेकर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, और अभी जो उनके और भी वेस्टर्न अलायंस और एक और बैंक है मैकवेस्ट आई थिंक। ठीक है, ये बैंक भी जो हैं उनके इनके भी शेयर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स कर गए हैं। ठीक है, सो अब हम थोड़ा इसको गोल्ड की मूवमेंट को और डिफरेंट एंगल से, चार्ट को भी फिर और स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़े और भी जो टूल्स की हेल्प है ना उससे देख लेते हैं। हम नॉर्मली देखते हैं ओपन इंटरेस्ट की मदद से। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में हम देखें तो फ्राइडे वाले दिन ओपन इंटरेस्ट का फॉल है, बाकी पूरा वीक में ओपन इंटरेस्ट राइज है। यानी कि ओपन इंटरेस्ट ने हमें इस पूरे वीक की जो मूवमेंट है वो टाइमली ही बता दी थी। मतलब जब ये यहाँ पे था, किधर गया ये, जब यहाँ से मूव बना रहा था, ठीक हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट ने हमें बता दिया था कि गोल्ड में ये अपसाइड मूव आ रही है। ठीक हो गया। और अब जो ये हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट सेलिंग। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नया प्लेयर एंटर नहीं हुआ। ओपन इंटरेस्ट ने बताया, ओपन इंटरेस्ट का फॉलो में बताता है कि कोई नई एक्टिविटी नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाय किया हुआ था, ठीक है, उन लोगों ने आगे, मतलब वो एनएफपी को देखते हुए, क्योंकि मार्केट में फेडरल रिजर्व डाटा डिपेंडेंट है, तो एनएफपी को देखते हुए उन लोगों ने अपनी पोजीशंस को, या आप कह सकते हैं कि उन लोगों ने कहा कि हमने सफिशिएंट प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल उन लोगों ने यहाँ से बाय किया था, या वो कोई यहाँ से भी बाय बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने अपने पोजीशंस कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ तो उन्होंने यहाँ ख़त्म किए। ठीक है, ये जो हमें पिन बार बना, और कुछ उन्होंने यहाँ ख़त्म किए। ठीक हो गया। अब याद रख लें कि ये जो करेक्शन होती है, ठीक है, गोल्ड के अंदर करेक्शन और जो प्रॉफिट टेकिंग होती है ये काफ़ी डीप होती है। ये ऐसा नहीं होता कि अगर एक दिन का हमें ओपन ओआई बता दे तो हम जी अगले दिन यहाँ से बाय ले लें, बट हमारे जेहन में ये ज़रूर होता है कि अभी तक इसमें सेलिंग नहीं आई। फॉर एग्जांपल हम मंडे वाले दिन देखते हैं और ये कैंडल यहाँ बनती है और ओपन इंटरेस्ट फिर फॉल करता है। ठीक है, सो और हमें उसके इम्पैक्ट से, बिहेवियर से पता चल जाएगा कि यार यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, तो फिर हम उस हिसाब से बाय भी देख सकते हैं। बट अभी क्या है, अभी चूंकि आप लोगों ने इस चीज़ को देख के ट्रेड करना है, तो अभी की सिचुएशन में क्या बन रहा है। हाँ, ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ एक चीज़ और भी रह गई, वो एक सीओटी रिपोर्ट का नंबर है। एक मिनट, मैं ज़रा उसको भी देख लूँ। सीओटी रिपोर्ट्सों का वो एफएमसी की मीटिंग से पहले है, तो वो शायद हमारी इस तरीके से हेल्प ना करे, बट फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है। गोल्ड की समरी में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि 2 मई यानी लास्ट ट्यूसडे तक गोल्ड के अंदर नंबर ऐड हो रहे थे। मींस कि उन लोगों को पहले से ही पता था कि एफओएमसी में क्या होने वाला है। ये कमाल होता है बड़े लोगों का। ठीक है, यही कमाल होता है इन लोगों का, इन्हें पहले से पता होता है क्या होने वाला है। अब यहाँ क्वेश्चन किया जा सकता है कि यार इन्हें कैसे पता होता है। अब ये देखें, ये वाला वीक गोल्ड पोजीशंस स्क्वेयर ऑफ हो रही हैं, ये वाला वीक स्क्वेयर ऑफ हो रही हैं, ये वाला वीक स्क्वेयर ऑफ हो रही हैं, और लास्ट वीक में आके इन्होंने क्या किया है, पोजीशंस को ऐड कर दिया है। यानी कि 9,000 प्लस लोग बाय में, उनके कॉन्ट्रैक्ट बाय में आ गए, लोग हो सकता है ज़्यादा भी हों।
और जो गोल्ड के अंदर सेलिंग में बैठे थे वो 2 हफ्तों से अपनी पोजीशंस को खत्म कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मूव यहाँ आने वाली थी, वेयर इट इज गोल्ड, अब हम डेली में हैं, ठीक है, अब ये 1 2 3 दिन का, ये उस रिपोर्ट में नहीं है, वो रिपोर्ट है यहाँ तक, क्योंकि ये है वेंसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये उस रिपोर्ट में नहीं है, ये अगली रिपोर्ट में होगा। सो यहाँ मूव सारे जहान को दिखाई जा रही थी कि गोल्ड के अंदर कोई सेलिंग प्रेशर बन रहा है, बट इस सेलिंग के अंदर बाइंग एक्यूमुलेट हो रही थी। ठीक हो गया, याद रख लें कि बाइंग हमेशा डाउन बार के ऊपर ही एक्यूमुलेट होती है, बायर हमेशा डाउन बार पे आता है, अप बार पे नहीं। ये एक नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। सो उनकी बाइंग एक्यूमुलेट हुई, उन लोगों को पहले से आइडिया था और यहाँ से वो ट्रिगर हुई और फिर ये मूव आपके सामने है। ठीक है, अब इस बाइंग के क्यास को हम ले नहीं सकते क्योंकि ये बाइंग आगे प्ले हो चुकी है। ठीक है, और प्ले होने के बाद इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी हो चुकी है, ये एक्शन हमारे सामने है। ठीक है, अब हमने बायस क्रिएट करना है कि आने वाले टाइम में ये मूवमेंट क्या हो सकती है। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप हम पहले ना प्रोबेबिलिटीज बना लेते हैं। फर्स्ट, नंबर 1, कोई भी नया बैंकिंग का क्राइसिस, ठीक है, जो बैंकिंग प्रॉब्लम चली हुई है, कोई भी नई नई खबर आती और कोई भी और रिस्क को डिटोरिएट करने की खबर नहीं आती, क्योंकि ये खबरें गोल्ड को एक बाइंग टेम्पो देती हैं। ठीक हो गया, ये ऐसी मार्केट में कोई खबर नहीं आती। नंबर 1, ठीक हो गया। नंबर 2, और ये हम अब गोल्ड के लिए कौन से सिनेरियोज बना रहे हैं कि गोल्ड में हमें फिर ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाके तो हमें शॉर्ट मिले। ये हम बायस क्रिएट कर रहे हैं कि हमें कोई शॉर्ट या सेल पोजीशन मिले। ठीक हो गया, शॉर्ट या सेल पोजीशन। तो उसके लिए क्या है कि कोई भी बैंकिंग फ्रंट के ऊपर कोई नई खबर नहीं आती, एक चीज। फिर कोई रिस्क को लेके, मतलब लास्ट वीक में हमने देखा कि जी और रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ड्रोन अटैक हो गया, उन्होंने आगे से कुछ स्टेटमेंट्स दे दी, कुछ इस तरह की चीजें मार्केट में नहीं आती। ओके, फिर क्या है जो यूएस का डाटा है, ठीक है, यूएस का डाटा स्ट्रॉन्ग आता है। ठीक है, यूएस के डाटे में हमने देखा वो क्या चीज़ है, उनका सीपीआई है, उनका पीपीआई है। ठीक है, एक दो स्पीकर्स ने भी बोलना है। ठीक है, ये सब एक हॉकिश टोन मेंटेन करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि डॉलर के अंदर एक पुल बैक से क्रिएट होगा और जो गोल्ड के अंदर बायर्स थे वो अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करेंगे, तो हमें एक डाउन मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, अब ये सिनेरियोज आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि आप लोगों ने कैसे अपनी ट्रेड के अंदर इनको मिक्स करना है। ठीक हो गया, इमीडिएट आप यहाँ से इसको इमीडिएट आप शॉर्ट नहीं देख सकते, यू हैव टू वेट, क्योंकि जो पुल बैक चला है ये थोड़ा सा रिवर्स होके तो फिर ये नीचे आ सकता है। ठीक हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि कोई भी न्यू एक्टिविटी बैंकिंग में, कोई भी रिस्क ऑफ टाइप का फैक्टर मार्केट में नहीं आता और यूएस का डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता है, इसके स्पीकर हॉकिश बोलते हैं, तो फिर हमें अच्छा लेवल्स भी बता दूं ना, तो ये जो यही लेवल्स जहां तक ये मार्केट रही है ना, मतलब ये 1970 से 1985 तक के लेवल्स हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ब्रेक करना मुझे अभी लगता नहीं है, बट ब्रेक हो सकता है अगर हमें यहाँ कोई बहुत ड्रास्टिक किस्म की पिक्चर मिलना शुरू हो जाए, मीन्स के ऑल अक्रॉस सीपीआई बहुत ऊंची हो जाए। ठीक है, लेकिन वो हो भी जाए तो जो करंट आपको पता है जो ऑयल की पिक्चर है, ठीक है ना, ऑयल की प्राइसेस आपको पता है कि $70 के ऊपर ट्रेड हो रही हैं। ठीक है, और अगर मैं नेट गैस की बात करूं तो वो इस वक्त $2 के ऊपर है। ठीक है, तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन के अंदर एनर्जीज का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो सीपीआई में सॉरी इतना अपटिक नहीं देखा जा सकता, लेकिन समहाउ मार्केट है, ये कोई ड्रॉस्टिक नंबर आ जाता है तो हम ये रेंज ब्रेक करें, अदरवाइज ये जो गोल्ड के अंदर प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, तो प्रॉफिट टेकिंग का टेम्पो जो है ना वो यहाँ आके टूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है ना वो बाय देखने को मिल सकती है।
ठीक हो गई। ये सिचुएशन हमने देख ली है कि अगर आप लोगों ने शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए आप वेट करेंगे। अभी ये जहाँ क्लोज हुआ है यहाँ से 15 से 20 डॉलर ऊपर, मतलब आप इस वाले जोन में कहीं आए। ठीक है, ये बन रहा है 2035 से 2045 के रेंज, मतलब नंबर्स एग्जैक्टली ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एट दैट करंट सिनेरियो में आपने लाजमी छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है जब आपने ट्रेड लेनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत बड़े टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। यू मस्ट लुक इनटू द स्मॉलर टाइम फ्रेम वाइल टेकिंग एंट्री। मतलब ये वाला एरिया जो है ना पर्टिकुलरली, ठीक है, यहाँ से मार्केट जाती है ना तो फिर एक हमें शॉर्ट देखने को मिल सकती है। वो चीज़ें जो मैंने पीछे बता दी हैं। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं कि हमें गोल्ड के अंदर बाय देखें लॉन्गर टर्म में। हम लोगों की जो ईयरली वीडियो वो पड़ी है उन्हें पहले से बता दिया था जनवरी में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग छोटे मोटे से ट्रेडर हैं, कोई बहुत बड़े हम लोग ग्रुप नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो भी मार्केट में अवेलेबल टूल्स हों उनकी मदद से हम जो है ना वो गोल्ड की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक हो गया। अगर मैं गोल्ड की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी दिखा दूं, मैं भी थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ों को कुछ रिसर्च कर रहा था, कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था। ठीक है, तो उसमें आप देखें ये एक क्वांटिटेटिव बबल आया था। अब ढेर सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, गोल्ड में एक बाय आ रही थी, और ये जब क्वांटिटेटिव ईजिंग कब करते हैं और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कब करते हैं ना, ये दो सिनेरियो जो हैं जो फंडामेंटल के लोग बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। इस बबल के बाद क्या हुआ, गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर ना एक डाउनवर्ड मूव आई, फिर गोल्ड कुछ अर्सा रेंजिंग में रही, फिर यूक्रेनियन वॉर के ऊपर एक अपसाइड की तरफ ब्रस्ट आया। ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, ये लास्ट ईयर के स्टार्ट में आया था, ठीक है ना, फेब के अंदर। तो एट दैट टाइम क्या हुआ कि जो गोल्ड की प्राइसेस ने एक हाई बनाया, बट अच्छा ये कैंडल मंथली की है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, क्लोज नीचे हुआ, अगली कंफर्मेशन हुई और प्राइस फिर नीचे आ गई। ठीक है, और ये चीज़ हमें सीओटी रिपोर्ट ने भी ना बड़े अच्छे तरीके से कंफर्म की थी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ लोगों को ट्रैप करके मार्केट बहुत नीचे का बता के मार्केट फिर ऊपर चली गई। ठीक है, और अब ये जो मूव है ये बैंकिंग क्राइसिस को लेके है। ठीक है, अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो बैंकिंग क्राइसिस है, फिर जो फेडरल रिजर्व जो है वो पास कर चुकी है। ठीक है, अब देखना ये है कि यहाँ ये बिहेव कैसे करती है। ठीक है, बैंकिंग क्राइसिस पास हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देख लेना कि 20 मंथ का मूविंग एवरेज है, ये हमें बता रहा है कि प्राइसेस अब इससे ऊपर रह रही हैं। ओवरऑल ट्रेंड तो इसका इस साल में हमें अपवर्ड ही नज़र आता है, बट चूंकि हम इतने बड़े ट्रेडर्स नहीं होते कि हमने पोजीशंस को बहुत 2-2 महीने 4-4 महीने के लिए करना हो, तो इंट्राडे में सिचुएशन थोड़ी क्वाइट ट्रिकी और क्वाइट अपोजिट भी हो सकती है। ठीक है, सो अब बाइंग के सिनेरियो की बात कर लें। बाइंग के सिनेरियो में है, मतलब बाइंग तो इसके अंदर डेफिनेटली है, बट हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, स्पेशली मंडे की कैंडल की क्लोज का। ठीक है, मंडे की कैंडल अगर कहीं दोबारा आपको 2000 के बैरियर को ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर आप वहां से उसको बाय देख सकते हैं। ठीक है, बाय के लिए मोटिवेशन क्या होगी, बाय के लिए मोटिवेशन क्या होगी, आपको फिर से जो बैंकिंग का स्ट्रेस फैक्टर चल रहा है उसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई हलचल मचना शुरू हो जाए। ठीक हो गया, और फिर ऑयल की प्राइसेस और नेचुरल गैस की प्राइसेस वैसे डाउन है, सीपीआई इन लाइन आ जाए या सीपीआई ड्रॉप हो जाए। ठीक है, सीपीआई और पीपीआई का जो डाटा है वो इन लाइन आ जाए या वो ड्रॉप हो जाए। ऐसी सूरत में क्या होगा कि गोल्ड दोबारा से ये जो उसने लास्ट वीक में यहाँ विक बनाई है ना, फिर ये इसको सॉलिड तरीके से टच करेगा, और ये शायद फिर 2100 का जो एक लेवल बना हुआ है ये इसको भी अप्रोच करने की कोशिश करेगा जी। सो मैंने तकरीबन तमाम पॉसिबल सिनेरियोज आप लोगों के सामने रख दिए हैं। मैंने बाय का सिनेरियोज भी बता दिया है, सेलिंग का सिनेरियोज भी बता दिया है। लेवल्स आपको पता है कि थोड़े बहुत वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमें पहले मंडे वाले दिन में थोड़ा सा डाउन रिट्रेसमेंट में मिले, लेकिन फिर हमें दोबारा से गोल्ड को देखने में मिल जाए। बट आपको जो अदर फैक्टर्स हैं, ठीक हो गया ना, जैसे बैंकिंग के अंदर कोई नई एग्जांपल्स आ रही हैं, आपको उनके ऊपर लाजमी फोकस रखना है। और
टेक्निकली कैंडल्स के ऊपर राहिल आपको बड़े अच्छे लेवल्स बताते हैं, लेकिन उम्मीद है आप उनकी पिछली वीडियोस देख के लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। लाजमी इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें, और इसके ऊपर जो है ना फीडबैक क्वेश्चन दें, क्योंकि मैं वीडियोस को इसको खुद भी मॉनिटर करूंगा। जो भी कोई इसमें अपडेट होगी वो यकीनन हम लोग जब लाइव होते हैं तो वो हम आपको जो CPI का डाटा शाटा रिलीज होगा तो वो हम आपके साथ लाइव अवेलेबल होंगे, हम आपको करवा देंगे। अपना ख्याल रखें, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स लाजमी दें। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपकी ट्रेडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस वीकेंड। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई फॉर योर इनपुट। और मेरे ख्याल से आपको भी काफी अच्छे तरीके से अब्बास भाई ने समझा दिया और काफी डिटेल में समझा दिया। आपको समझ आ गई होगी कि इस वीक आपने कैसे ट्रेड करनी है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपके सामने ही हूँ। कभी मैं उम्रे में चला जाता हूँ, कभी मैं दुबई चला जाता हूँ, और कभी अभी मैं हुंजा आया हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और ट्रिप है मलेशिया थाईलैंड का, कराची का भी ट्रिप है, इंडिया में भी जाने की कोशिशें हो रही हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि रेगुलर ट्रिप्स आपके लिए जरूरी हैं। आपको पता ही होगा FOMC की नाइट को मैं बीमार हो गया था, तो मैं डॉक्टर के पास जब गया अगले दिन तो उन्होंने बताया कि आपको स्ट्रेस हो चुका है काम को लेके, तो आपको एक वीकेंड की जरूरत है। आप काम तो ये मार्केट से प्रॉफिट कमाता ही वो है जो रेगुलर अपने आप को चिल करता है और मार्केट से दूर जाके 3-4 दिन कहीं मार्केट को भूल जाए। तो आप भी अपने वीकेंड्स को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया करें, कोशिश किया करें आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री टूर किया करें, ताकि आपकी ट्रेडिंग के अंदर और मजीद एक्यूरेसी आ सके। तो मैं आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि मैं अच्छे तरीके से चिल कर पाऊं और बाद में आपको अच्छे तरीके से ट्रेड करवा पाऊं। दूसरी चीज, ऑलवेज ट्रेड विद रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट को जो लोग छोड़ देते हैं वो लोग हमेशा लूज कर देते हैं। चाहे आपका अकाउंट $1000 का है या $1,00,000 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जरूर दे दें जीरो के साथ, क्योंकि उसने जीरो ही होना है, बिकॉज अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा कि अपने ट्रेडिंग प्लान पे काम करें। और मैंने ये जो देखा है 99% जो नाकाम ट्रेडर हैं उनके पास अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। तो वेयर इज योर ट्रेडिंग प्लान, वेयर इज योर रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड वेयर इज योर मनी मैनेजमेंट। इन चीजों पर फोकस करें। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह मंडे को रही वीचर वाले चैनल पर। अपनी दो में याद रखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अब्बास भाई के और मेरे लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।